हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाल गाड़ियां तेजी से आगे पीछे अपने सफर पर गामजन थी। किसी की इतनी हिम्मत न थी कि इन गाड़ियों के आगे आता। ये दहशत और एहतराम दोनों था उसका लोगों पर। लोग उसके नाम से ही खौफ खाते थे। उसके खास लोगों के अलावा उसे किसी ने देखा नहीं था, लेकिन इस शहर के लोग जानते थे कि जिस पर उस शख्स की नजर पड़ जाए वह शख्स या तो जान से गया या काम से। यहाँ उसकी दाग थी। ऐसे ही नहीं थी, उस शख्स ने उससे खौफ और अपने नाम को फैलाने के लिए साल लगाए थे। वो चाहता था लोग उससे डरें, उसके नाम पर गर्दन झुकाएं, उसका नाम लेने पर ही काम हो जाए। वो खुदा नहीं समझता था, उसको खुदा का बंदा समझता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में अच्छाई ज्यादा देर नहीं रहती। हर ने ईमानदार पुलिस ऑफिसर का दूसरे दिन ट्रांसफर हो जाना, महकमे में भर्तियां, सिफारिशात पर, यूनिवर्सिटी में मेरिट से ज्यादा नाम चलता था लोगों का। हर काम में दांतले, करप्शन से बड़ी बड़ी थी दुनिया। और ऐसा होता भी था। ये शहर उसका था, यहाँ पर हर इलीगल काम उसके इशारे पर होता था और वो हाँ करता था तो सब होता था। लेकिन वो इलीगल काम भी इतना लीगली करता था कि बाकी माफिया की दुनिया हैरत से सदमे से कंक हो जाती थी। वो माफिया से ताल्लुक नहीं रखता था, ये उसका मयार रहा था। लेकिन दुनिया भर भी काफी नजर थी उसकी। हजारों से गिराने की, इसकी जगह पर आने की कोशिश की थी। और फिर वो क्या, उसकी नस्लें ही इस दुनिया से अपना निशान खो चुके थे। वो दो कामों से हार खाता था। उसे औरतों पर धंधा करके कमाया हुआ पैसा चाहिए ही नहीं था। उसे सिर्फ नासू को इतना जरूरी समझा ही नहीं था। यही वजह थी कि उस शहर से एक भी औरत, लड़की या बच्ची स्मगल या ज्यादती के केस में मुलवस या मारी नहीं गई थी। और जो ऐसा करता था उसे बेहद बड़ी सजा दी जाती थी। ये उसके बनाए गए कुछ असूल थे। वह शराब और शबाब दोनों में दिलचस्पी ना रखता था। यही चीज थी जो हैरत अंगेज थी। उसके नजदीक इंसान को किसी चीज से अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो वो है पावर। ताकत का नशा सर चढ़ कर बोलना चाहिए इंसान के। उसे पावर और शोहरत से गर्ज थी बस। पैसा तो पानी की तरह था उसके पास। अजमेर उसका शहर था, जो तुर्की का तीसरा बड़ा शहर था। करोड़ों के हिसाब से आबादी थी वहाँ। उसके हर चप्पे चप्पे पर उसकी हुकूमत थी। हर हुक्मरान और सियादतदान उसके कहने पर बदले जाते और नए आते। ये उसका शहर था। बाकी करीब के मुल्कों के लोग भी उसके नाम से अच्छे से वाकिफ थे, जिससे उसका काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता था। हैरान कुन बात उसकी तरक्की, उसकी शोहरत नहीं। हैरान कुन बात यह थी कि वो 30 साल मर्द मुसलमान था, जिसने अंग्रेजों को अपनी दोल बनाया हुआ था। हजारों लड़कियां और सियासतदानों की बेटियां उसके पीछे थी, लेकिन वो उनको एक नजर तक न गवारा नहीं करता था। ये उसके असूलों के खिलाफ था कि किसी औरत को अपने पास रखे। यही वजह थी कि उसका कोई भी अफेयर मंजिल आम पर आया ही ना था कभी। उसके खिलाफ महाज खोला जाता था, लेकिन उसकी कोई कमजोरी जब मुखालिफिन के हाथ में ना लगती तो पीछे हट जाते। लेकिन वो उसकी जड़ें तक उखाड़ देता था अपने मुल्क से। अपने मुल्क में वो जालिम के नाम से जाना जाता था। वो जालिम जिसने सिर्फ जालिमों को ही नीस्तो नबूद किया था। उसके दोस्तों की तादाद तो थी क्या ही थी, दुश्मन बड़े बड़े थे। गाड़ी झटके से इस इमारत के सामने रुकी थी। वो उतरता तेज से अंदर गुम हो गया था। उसे स्याह इमारत भी कहा जाता था, क्योंकि इस महल नुमा घर से अजीब फैशन टपकती थी। रात की स्याही में ये स्याह इमारत खौफनाक मंजर पेश करती थी। उसने अपने मीटिंग हॉल में जाते हुए ऑनलाइन मीटिंग का इनकाद किया था। आधा घंटा और फिर 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन काम जारी था उसका। हम अगर इस डील को इनकार करते हैं तो हमें 2 करोड़ का नुकसान होगा, और ये लड़कियां हम बाजियाब नहीं करवा सकते। ये अहमद जिब्रान का केस। उसने कुर्सी घुमाकर निगाह सामने दीवार पर चमकती बड़ी स्क्रीन पर डाली और उस शख्स को देखा जिसने इसकी बात के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। तुम्हारा नामी ग्रामा। उसे खामोशी में उसकी बारी आवाज गूंजी। एडम। वो शख्स गनखाड़ा। नए आए हो? उस अपनी बेड पर हाथ फेरते हुए इस्तफसार किया। हाँ, लेकिन मैं बहुत जुनूनी हूँ, काम को लेकर सब कर लेता हूँ। मेरा दिमाग बहुत ही तेज है। वो शायद इस शहर में क्या, इस मुल्क में भी नया था। मीटिंग बर्खास्त की जाती है और एकदम सामने लगी स्क्रीन पर अंधेरा छा गया था। उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे मेज पर कल शाम तक पहुंच जानी चाहिए। उससे पहले अभी 10 मिनट में इस जगह पर पहुंच जाओ जहां ये सीखे कि जुबान का इस्तेमाल कब और कहाँ करना चाहिए। वो कहता हुआ सगार उठाता उठ खड़ा हुआ था। यही सब थी उसकी जिंदगी, यही तमन्ना थी उसकी। उसे सिर्फ ताकत से मतलब था। जहाँ पावर वहां पर दी एमर। अगर वो जिद पर आ जाता तो करोड़ों छोड़ देता, और अगर वो ठान लेता तो लोगों से पाई पाई का हिसाब निकलवाता। उसके बारे में कहा जाता था कि वो खुदा के बाद किसी से नहीं डरता। वो यह साइड था। उसे रब के सिवा किसी से डरना नहीं सीखा था। उसे कोई चीज नहीं डरा सकती थी। वो खुले आम कहा जाता था, लेकिन नहीं जानता था कि लोग उसकी आंखों में डर एक दिन जरूर देखेंगे। खौफ किसी को खोने का ये वक्त बताने वाला था। काश वो सब ना हुआ होता तो शायद आज हमारे दरमियान इतने इतलाफात ना होते। मेरी मोहब्बत पर यकीन करती तुम। वो मासू को याद करते हुए उसे देखने लगा। माँ, माँ। उसे ढूंढते हुए सारे घर में घूम रहा था। जब उसे पता चला कि वो गिर गई थी स्कूल में और अब सो रही थी,
वो सब छोड़ता हुआ उसके कमरे में भागा था। उसके वालिदैन ने एक दूसरे को देखा और फिर माँ को जो हल्का सा मुस्कुराए थे। वो अंदर आया तो वो सो गए थे। उसके करीब बैठते हुए उसकी कोहनी देखी जहाँ पर बैंडेज हुआ था। उसने वो हाथ पकड़ते मुआयना किया था और फिर कमरे का दरवाजा हल्के से बंद करता हुआ नीचे आया। कैसी लगी उसे ये चोट? वह संजीदा से वहां खड़ा सबसे पूछ रहा था। वो 16 साल नौजवान वैसे तो काफी सुलझी हुई तबीयत का मालिक था, लेकिन जहाँ बात माँ मैडम की आती थी वो सब भूल जाता था। गिर गई थी, बताया तो है, उसके मां ने खड़े होते हुए कहा। वो इतनी छोटी नहीं है, 15 साल की है, कैसे गिर सकती है होती? वो बेयकीन था उसका गिरना कोई अनहोनी बात हो। फजूल बातें मत करो जुरैज। फारूक तुर्रावर ने उसे देखते हुए बात रखना चाहा। बाबा बताएं प्लीज, अगर उसका फिर से झगड़ा हुआ है, किसी ने मारा है उसे? वो समझ जाता था उसके मतलब हर बात खुद सही। बस हल्की सी लड़ाई हो गई थी उसकी क्लास की लड़की से। वो अपना भाई बुला लाई और उसे माँ को दिखा दे दिया, लेकिन माँ भी उसे बकायदा मारकर आई है। आपके सलीम बेगम, माँ की वालदा ने कहा। तो आप में से कोई गया क्यों नहीं शिकायत लेकर? अब की बार उसकी आवाज ऊंची थी। जुरेज, उसके बाप ने उसे मना करना चाहता। बाबा, अब लोग समझ क्यों नहीं रहे कि कितनी चोट आई है? वो तकलीफ में है। उसकी लड़की की हिम्मत कैसी माँ को दिखा देने की? वो धारा था। वो जब गुस्से में होता था तो कोई नहीं कह सकता था कि वो 16 साल नौजवान है जिसने अगले ही महीने 17 का होना था। कुछ नहीं हुआ। अब ठीक है, वो समरी बेगम बोली, लेकिन वो तन करता हुआ बाहर निकल गया था। अब कल तैयार रहेगा स्कूल में हाजिरी लगवाने और उस लड़के के वालिदैन से माफी मांगने के लिए। रमना बेगम ने फारूक दिलावर दुरावर और को कहा तो वह नफी में साथ हिलाने लगे। भाई साहब, आप मना करें, कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। माँ तो वैसे भी अब ठीक है, सबरी बेगम बोले। वो माँ के मामले में किसी की नहीं सुनता भाभी, आज भी नहीं सुनेगा, बेकार है सब। आप बस अपनी बेटी को हमें सौंपे। मेरे बेटे के दिमाग को कुछ सुकून आए। आपकी अमानत है भाई साहब, जब चाहे निकाह की रस्म रख ले। दादी अंदर आराम कर रही थी, नहीं तो जरेज को वही काबू कर सकते थे। वह छोटा सा घराना फारूक दुरावर का, जहाँ और उनके बड़े भाई अस्साक तुरावर और अपने हालिक हकीक से कुछ साल पहले जा मिले थे। उनकी अहलिया, उनकी बेटी, उनके बेटे और बीबी के साथ एक ही घर में रहाइश पजीर थे, लेकिन वो सब मोहब्बतों से रहने वाले लोग थे। जुरेज तुरावर को सब बचपन से देखते आए थे। बचपन से माँ की हर एक हरकत वो ध्यान से देखता आया था। उसे प्यार करना, उसे अपने पास रखना, हर चीज पर उसे फोके देना। माँ ने कभी खाना नहीं खाया तो खुद भी भूखे रहना, माँ के लिए दूसरे लड़ जाना। वो पागल था उस लड़की के पीछे जिसके लिए वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं था। कभी कभी वो उसकी इन सब हरकतों से तंग आ जाते थे। जुरेज तुरावर को इस पर भी उसका बस नहीं चलने देता था। जुरेज तुरावर ये जान ही नहीं पाया कि हर रिश्ते को वक्त दरकार है। हर रिश्ते में मालिक को स्पेस देना चाहिए, जो कि वो माँ को वो नहीं देता था। इतनी मोहब्बत भी इंसान को बागी कर देती है, मजाज को चिड़चिड़ा और आपकी अहमियत घटती चली जाती है। और तो के एन मुताबिक स्कूल से फोन आ चुका था। उस लड़के का सर फाड़ चुका था। उसके वालिदैन उसकी इन हरकतों पर परेशान थे, लेकिन बेटे की मोहब्बत को जुनून बनते नहीं देखना चाहते थे। इसलिए निकाह की डेट रख दी गई और ये सब अच्छे से समझता था और मुतमईन था। होता भी क्यों ना, उसकी जिंदगी की वायद हवाइश पूरी होने जा रही थी। उसने अपनी हर सालगिरह पर अपने बाप से माई कामिल को मांगा था। उसका बाप अपने लाटर बेटे की हर बार की गई फरियाद को मजीद जुटला नहीं सकता था। सारी तैयारियां मुकम्मल थी, क्योंकि उनके वालिदैन महरूम हशमत दरावर और फारहा बेगम की भी यही तमन्ना थी। निकाह के दिन से पहले माँ कामिल को तेज बुखार हो चुका था, लेकिन फारूक दरावर और निकाह की रस्म करना चाहते थे। न जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि जिंदगी उनका साथ छोड़ने वाली है। माँ ने बुआ की हालत में कबूल है किया था। अपनी माँ के कहने पर जो बेहद खुश थी इस रिश्ते पर, वो सब बहुत खुश थे। दादी उसकी नजर उतारती ना थकती थी। इन दिनों सबने सुरेश के चेहरे पर अलग ही चमकी देखी थी। दादी के हवाले बच्चों को छोड़कर वो सब उम्र के लिए गए थे और फिर वापस ना आए। प्लेन क्रैश में वो सब लोग दानी फानी से कूच कर गए थे। सुरेश ने माँ को संभाला, जो कि बिल्कुल बिखर गई थी। फारा खातून अपने बच्चों के काम में गुली गई थी, लेकिन उनकी औलादों को ऐसे रुलता नहीं दे सकती थी। जुरेज के 18 होते ही उन्होंने यह मुल्क छोड़ने का फैसला किया था, जो उन्हें सिर्फ दुख दे रहा था। उन्हीं दिनों उन्हें रोड एक्सीडेंट में एक नन्ही कली मिली थी, जिसके माँ बाप मौके पर जान गंवा बैठे थे, लेकिन वो बच्ची बच गई थी। उन्होंने उसे साथ लगाया। वो यहाँ नहीं छोड़ सकती थी। इस मुल्क के हालात से आशना थी वो। शायद रब ने उन्हें इस कली का आसरा बनाया था। वो कैसे न उसे कबूल करती और फिर उस नन्ही कली जुरेज और मायका को लेती हुई तुर्की के शहर अजमी में जा बसी, जहाँ उनके शोर का कारोबार हुआ करता था और वो आती जाती रहती थी। तब जुरेज को अच्छी दिलवाई गई थी। उन्होंने वो ज्यादातर अरसा हॉस्पिटल रहा था और सब छोड़कर अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। वो एक साल जो उसने पाकिस्तान में रोते गुजारे थे, उसमें उसका ध्यान माई कामल से बिल्कुल हट चुका था। नहीं तो वो जान जाता कि उस मुस्तकबिल में दचका देने वाला था। फारा बेगम की इतनी जायदाद थी कि वो सुकून से अपने बच्चों की साथ रह सकती थी, लेकिन यहाँ रहते हुए उन्होंने जुरेज को वकील बनाया था और माई कामल भी उसके नक्शे कदम पर वकालत की डिग्री हासिल कर रहे थे। वो नन्ही कली भी अब 10 साल की हो चुकी थी। उसका नाम उन्होंने अवेजा रखा था और जो चीजें उन्हें इस घराने से मिली थी उसमें इन माँ मियाँ बीवी के
नाम मौजूद थे। उसके वालिद का नाम रहमान था और वालिदा का नाम माहरो। उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करवाई थी और एक आम हादसा था, लेकिन इस रिश्तेदार अवेजा की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए अवेजा के महरूम बाप के बायस से उन्हें अवेजा की कस्टडी ले ली थी ताकि मुस्तकबिल में कोई मसला ना हो। जैसे उन्होंने हाथों का अछाड़ा बनाकर रखा था सबने। जुरैज की छोटी बहन और माँ की तो जान बसती थी इसमें। उसकी सारी तवज्जो अपने बच्चों पर थी जिसे उन्होंने संभाल कर रखा था। वक्त का काम गुजर रहा था, सो वक्त गुजर रहा था। जुरैज अब वकालत की डिग्री हासिल करके पहला केस लड़ता जीत गया था, और फिर जीत तो जैसे उसके मुकद्दर बन गई थी। वो चाहता था कि वो माए, दादी और आवी को हर सहूलत दे। उस सब में उसने अपना आप मिटा डाला था। भाईजान, जी मेरी जान, मुझे कप केक्स खाने हैं। आवी के फोन पर उसे फौरन कप केक्स भिजवाए थे उसे। यही वजह थी कि अजमेर में आज वो जाना माना वकील था जिससे मिलने के लिए लोग महीनों उसके पीछा करा करते थे। वो जाना माना कामयाब वकील अपनी जिंदगी के केस में हारने वाला था। इस सब सालों में वो माँ से बिल्कुल फरमोश हो गया था। घर से दूर रहते वो भूला नहीं था, लेकिन उस पर ध्यान देना भूल गया था। यही गलती हुई थी उसे। वो भी वकील बन रही थी, लेकिन वो उससे नाखून पर बात करती थी और ना मिलती थी। वो जिसे उसकी हिचकिचाहट समझ रहा था वो गुरेज था साफ, क्योंकि माई कामिल अपना रास्ता खुद ढूंढती आगे बढ़ रही थी। उसे मदद दी थी आलियान चौधरी ने, और फिर माई कामिल ने अपना सारा ध्यान आलियान चौधरी पर लगाया था। वो भूल गई थी कि वो किसी के नकाम में है। स्टीफी, तुम्हें नहीं लगता कि आज बारिश होने वाली है? हमें छतरी साथ लानी चाहिए थी। वो सबस आंखों वाली लड़की झुक कर बोली। ऐसा करने से उसके गाल में पड़ता हुआ गड़ा दिख कर मधुम हो गया था। मेहरबानी करके अभी अब तुम शुरू मत हो जाना। इतनी प्यारी लगती है ये बिन मौसम की बरसात। स्टीफी ने अंग्रेजी में कहा था। मुझे तो खौफ आता है। अवेजा मोहतरमा की सुई वहीं पर अड़ी हुई थी। तुम इतनी डरपोक क्यों हो अभी? मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें तो हर दूसरी चीज से डर लगता है। स्टीफी ने चीख कर कहा। वो सही तो कह रही थी। उसकी इस नन्ही दोस्त को हर दूसरी चीज से खौफ आता था। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी वो बहन इतनी बहादुर कैसे है। कल मैंने देखा था वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। हाँ, वो बहुत खूबसूरत है। वो दिलकशी से मुस्कुराई। माँ के जिक्र पर वो ऐसी खिल जाती थी। लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं है अभी। स्टीफी ने उसके गालों को खींचते हुए क्या लगाकर हंसी। उसकी हंसी पर कितने ही मंचलू ने मुरकत को देखा था। कुछ ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा था अपनी हवस पड़ी हुई नजरों से। तुम्हारी आपी जान इतनी बहादुर है, तुम उन पर क्यों नहीं गए? तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। हाँ, शायद क्योंकि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ। उसके चेहरे की चमक पल में मान पड़ी थी। अब तुम उदास ना हो प्लीज, तुम में और उनकी जान है। स्टीफी ने उसे देखकर कहा तो वो मुस्कुराई। वो सच कह रही थी और फिर अपनी स्कूटी दुराने लगी। कल मिलेंगे स्टीफी। बारिश की पहली बूंद उस पर पड़ी थी और उसने घबराकर स्पीड बढ़ा दी थी। उसे घर जाने में अभी भी 20 मिनट लग जाते और अगर इस दौरान बड़ा तेज हो जाती तो यह हयाली उसकी जान निकालने वाला था। स्पी पर ध्यान देने से वो बिल्कुल इर्द गिर्द से बेगाना थी। उसका एक ही मिशन था कि बारिश तेज होने से पहले घर पहुंचना। इसलिए उसने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया था जो शहर को जाता था, लेकिन उसका चूंकि शहर और उसके कब्जे के दरमियान था लेकिन उसका घर चूंकि शहर और उस कस्बे के दरमियान था तो ये रास्ता पड़ा था। लेकिन ये शहर की सड़कें थी खुली, जहाँ से उसकी दादी और आपा जान उसे आने से साथी से मना करती थी। वो तेज से स्कूटी चलाती हुई जा रही थी। जब गाड़ी के हारन पर उसके कदम मंजमद हुए थे, उसने मुड़कर देखा। वो 6 से 8 काली गाड़ियां थी जो तेजी से उसकी नजदीक आ रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदे उभरी। उसके हाथ कांपने लगे थे। आंखों के आगे धुंध हो गई थी क्योंकि आंसू जमा होने शुरू हो गए थे। गाड़ियां हारन बजाती हुई तेजी से उसके पास आई थी, लेकिन वो खौफ में भूल गई थी कि इस वक्त सड़कों के बीचों बीच खड़ी है। पहली गाड़ी ने तेजी से उसके नजदीक आते हुए ब्रेक लगाई थी। उसकी चीख इस सड़क पर मौजूद आड़ी गाड़ी के गार्ड तक ने सुनी थी। उसकी आंखें खोली जहां गार्ड अब गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े हो गए थे। उसने हैरत से आंखें खोली और फिर इन सबको देखते हुए उसकी आंखों में चमक उभरी। ये लड़की, नजर नहीं आता क्या? हैरत सुनाई नहीं देता? पहली गाड़ी का वो देव हैकल गार्ड तेजी से उस पर चीखा था। क्या मसला हो गया है रोमान? उसे आगे बैठे हुए अपने मेंटर से पूछा। इस वक्त वो दूसरे शहर में होने वाली मीटिंग में जा रहा था जो नए वजीर आजम के चुनाव के लिए रखी गए थे।